भारत के अंतिम महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अमर गाथा, महान योद्धा और प्रेम कहानी के नायक पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनते ही शौर्य और त्याग की एक अद्भुत कहानी आंखों के सामने आ जाती है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का जीवन एक महाकाव्य की तरह था, जिसमें प्रेम, युद्ध और विश्वासघात की गाथाएं समाहित है। आइए उनकी कहानी को एक बार फिर से सुनते हैं। आज से कई सौ साल पहले अजमेर के चौहान वंश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसकी किस्मत में एक महान राजा बनना लिखा था। ये बालक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अपने पिता राजा सोमेश्वर की मृत्यु के बाद मात्र 11 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अजमेर और दिल्ली का शासन संभाला। अपनी कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता से जल्द ही पूरे उत्तरी भारत में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। संयोगिता से प्रेम और स्वयंवर का अद्भुत किस्सा इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। पृथ्वीराज और संयोगिता ने एक दूसरे को बिना देखे केवल चित्रकारों द्वारा बनाई गई तस्वीरों के माध्यम से प्रेम किया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि जब जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया तो उन्होंने जानबूझकर पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उनके कद का एक पुतला बनवाकर उसे द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। प्रेम गाथा जिसने इतिहास को झुका दिया। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का स्वयंवर। जब भी भारत के इतिहास में उस अमर प्रेम कहानियों की बात होती है तो पृथ्वीराज और चौहान और संयोगिता का नाम सबसे ऊपर आता है। यह कहानी सिर्फ दो प्रेमियों को मिलने की नहीं, बल्कि एक ऐसे बहादुर योद्धा और साहस, एक राजकुमारी के अटूट विश्वास की गाथा है जिसने सभी मर्यादाओं और राजनीतिक शत्रुता को पार कर दिया। यह सब शुरू हुआ एक ऐसे स्वयंवर में जो सम्मान के बजाय अपमान के लिए रचा गया था। प्रेम की शुरुआत जब दो आत्माएं बिना मिले मिली। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, फिर भी वे एक दूसरे के दिल में बस चुके थे। यह संभव हुआ था उस समय के कुशल चित्रकारों के कारण जो राज्यों के बीच यात्रा करते थे। उन्हीं के द्वारा बनाए गए चित्रों के माध्यम से पृथ्वीराज ने संयोगिता की सुंदरता के बारे में सुना और संयोगिता ने पृथ्वीराज के शौर्य और वीरता के बारे में जाना। धीरे धीरे इन चित्रों और कहानियों ने उनके मन में प्रेम की ऐसी लो जगा दी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। अपमान की ज्वाला। जयचंद की गहरी दुश्मनी। संयोगिता के पिता कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े शत्रु थे। पृथ्वीराज की बढ़ती शक्तियों और प्रतिष्ठा से जयचंद ईर्ष्या करते थे। जब उन्होंने संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो उन्होंने सभी राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनकी एक प्रतिमा बनवाकर उसे स्वयंवर के द्वार पर द्वारपाल की तरह खड़ा करवा दिया। यह जयचंद की शत्रुता का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। स्वयंवर का भव्य मंच सजाया गया और वरमाला का चुनाव होना था। स्वयंवर का दिन आया। विशाल दरबार हाल में दूर दूर से आए राजा अपनी भव्यता दिखा रहे थे। हर कोई यह सोच रहा था कि राजकुमारी किसे वरमाला पहनाएगी। तभी एक शानदार पालकी में राजकुमारी संयोगिता ने प्रवेश किया। वह अपनी आंखों में प्रेम का सपना लिए धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर राजा को अनदेखा करती हुई, और उस व्यक्ति को खोज रही थी जिसकी तस्वीर उनके दिल में बसी थी। प्रेम का जादू और साहस का चरम। संयोगिता ने सभी राजाओं को पार कर लिया और अंत में द्वार पर रखे पृथ्वीराज की मूर्ति के पास पहुंची। एक क्षण भी बिना सोचे उन्होंने अपनी वरमाला उस बेजान मूर्ति के गले में डाल दी। यह दृश्य देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा जयचंद क्रोध से भर गए और सभी राजा आश्चर्यचकित रह गए। तभी एक चमत्कार हुआ। मूर्ति के पीछे असली पृथ्वीराज चौहान अचानक प्रकट हुए। उन्होंने अपनी वरमाला पहने हुए संयोगिता को तुरंत अपने घोड़े पर बिठाया और हवा की तरह उस भीड़ से निकल गए। उनका यह अचानक प्रकट होना और संयोगिता को ले जाना जयचंद और सभी राजाओं के लिए गहरा सदमा था। अमर प्रेम का प्रतीक यह कोई साधारण पलायन नहीं था, बल्कि यह प्रेम की जीत, साहस की निशानी और सम्मान के लिए किया गया एक विद्रोह था। पृथ्वीराज और संयोगिता का यह किस्सा हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सभी दीवारों को तोड़ सकता है। उनकी कहानी एक अमर गाथा बन गई जो आज भी हमें याद दिलाते कि प्रेम और बहादुरी दोनों मिलकर इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। इस घटना से जयचंद का अपमान इतना गहरा था कि उन्होंने अपने निजी द्वेष को राष्ट्र हित से ऊपर रखा। पृथ्वीराज से बदला लेने की आग में जलते हुए जयचंद ने अफगानिस्तान के क्रूर शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। गौरी ने इस अवसर का लाभ उठाया
और वह भारत पर हमला किया, जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध दिल्ली के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान और अफगानिस्तान के महत्वाकांक्षी मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। यह केवल दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि दो सभ्यताओं, दो विचारों और दो महापुरुषों के बीच घमासान था। युद्ध की पृष्ठभूमि इस प्रकार तैयार हुई कि महत्वाकांक्षाओं का टकराव मोहम्मद गोरी के एक महत्वाकांक्षी शासक, जिसने गजनी और गौर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद अपनी नजरें भारत की धन संपदा पर चढ़ा दी थी। वह लगातार भारतीय उपमहाद्वीप पर हमले कर रहा था और कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर चुका था। उसकी बढ़ती शक्ति और विस्तारवादी नीति ने दिल्ली के शक्तिशाली शासक चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए खतरा पैदा कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान, जो अपनी वीरता, रणनीति और कुशल नेतृत्व के लिए जाने जाते थे, उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन कर रहे थे। वह गोरी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। युद्ध का मैदान सजा हुआ था। तराइन की भूमि में गोरी ने अपनी विशाल सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। पृथ्वीराज ने भी अपनी राजपूत सेना को संगठित किया और दोनों सेनाएं हरियाणा के तराइन, जो कि वर्तमान तारोरी नामक स्थान पर आमने सामने खड़ी हो गई। यह जगह कुरुक्षेत्र के पास थी, जो सदियों से युद्धों की गवाह रही है। 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजपूत सेना अपनी वीरता और निडरता के लिए प्रसिद्ध थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना का नेतृत्व इतनी कुशलता से किया कि गोरी की सेना के पैर उखड़ गए। राजपूत सैनिकों ने तलवारें लहराते हुए गोरी की सेना पर टूट पड़े। गोरी खुद भी इस युद्ध में घायल हो गया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के एक सेनापति ने उसे घोड़े से गिरा दिया था और वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भाग निकला। गोरी की सेना को भारी नुकसान हुआ और उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की यह शानदार जीत भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई। परिणाम और उसके निहितार्थ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत ने उत्तरी भारत में हिंदू शासन को एक और दशक के लिए सुरक्षित कर दिया। इस जीत ने पृथ्वीराज को एक महान योद्धा और एक दूरदर्शी शासक के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस जीत के बाद एक महत्वपूर्ण चूक हुई। पृथ्वीराज ने गोरी का पीछा करके उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत युद्ध परंपराओं के अनुसार एक हारे हुए दुश्मन को मारना उचित नहीं माना जाता था, खासकर जब वह भाग रहा हो। लेकिन यह चूक भविष्य में भारत के लिए भारी पड़ने वाली थी। गोरी अपनी हार का बदला लेने के लिए दृढ़ था। उसने एक साल बाद अर्थात 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में एक बड़ी और बेहतर सेना के साथ वापसी की और इस बार परिणाम पूरी तरह अलग था। तराइन का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें वीरता, रणनीति और कभी-कभी एक छोटी सी चूक के बड़े परिणाम के बारे में सिखाता है। यह युद्ध हमें पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धाओं की याद दिलाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में मिली शानदार जीत के बाद ऐसा लगता था कि मानो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजय हैं। उन्होंने मोहम्मद गोरी को न सिर्फ हराया बल्कि उसे जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह था 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसने भारत की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। गोरी की वापसी और हार की आग और धोखे की तैयारी। पहले युद्ध में मिली हार ने मोहम्मद गोरी को हिला दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी हार का बदला लेने की आग में जलते हुए उसने एक साल तक अपनी सेना को फिर से संगठित किया और एक नई शक्तिशाली रणनीति के साथ वापसी की। इस बार सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं बल्कि धोखे और छल से भी काम लेने आया था। सबसे दुखद बात यह थी कि उसे कन्नौज के राजा जयचंद का समर्थन मिला। संयोगिता को स्वयंवर से ले जाने के अपमान से जयचंद इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपनी दुश्मनी को राष्ट्र से ऊपर रखा और गोरी का साथ दिया। यह विश्वासघात ही इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। युद्ध का मैदान एक नई रणनीति के साथ। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा था कि गोरी हार कर वापस नहीं आएगा और इसी अति आत्मविश्वास ने उन्हें गलत साबित किया। जब गोरी की सेना तराइन के मैदान में फिर से खड़ी हुई तो पृथ्वीराज ने एक विशाल सेना तैयार की, लेकिन गोरी ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई। उसने अपनी घुड़सवार सेना को 5 भागों में बांटा और भागों और मारों की रणनीति का इस्तेमाल किया। युद्ध शुरू होने से पहले गोरी ने पृथ्वीराज को एक पत्र भेजा जिसमें संधि का प्रस्ताव था। पृथ्वीराज ने इसे स्वीकार कर लिया। अपनी सेना को रात में आराम करने का आदेश दिया। विश्वासघात और रात का हमला हुआ।
यही क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। जब पृथ्वीराज की सेना शांति से सो रही थी, गौरी ने अपने सैनिकों को अचानक हमला करने का आदेश दिया। भोर के समय ये हुई इस अचानक हमले से राजपूत सेना पूरी तरह हैरान गई। पृथ्वीराज चौहान के सैनिक पूरी तरह से तैयार नहीं थे। गौरी की घुड़सवार सेना ने राजपूतों को चारों ओर से घेर लिया। यह एक और निर्णायक लड़ाई थी। सम्राट का पतन हुआ, एक दुखद अंत हुआ। युद्ध में भारी नुकसान और जयचंद के धोखे के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। वह भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए, उन्हें बंदी बना लिया गया और गौरी अपने साथ उन्हें अफगानिस्तान ले गया। ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। उसे गौरी द्वारा मार दिया गया था, किंतु पृथ्वीराज रासो इस विषय में अलग जानकारी देता है। पृथ्वीराज का शासन इस युद्ध से समाप्त हो गया। तराइन का दूसरा युद्ध सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इस हार के बाद दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई, जो आने वाली कई सदियों तक कायम रही। यह युद्ध हमें सिखाता है कि युद्ध में केवल बहादुरी ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि रणनीति, सावधानी और एकजुटता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान की हार हमें यह भी याद दिलाती है कि व्यक्तिगत दुश्मनी अक्सर राष्ट्र के लिए इतनी भारी पड़ सकती है। यह लड़ाई भारतीय इतिहास में एक गहरा घाव छोड़ गई, जिसकी गूंज आज भी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह हराया था, लेकिन दूसरे युद्ध में गौरी ने छल के द्वारा पृथ्वीराज को परास्त कर दिया। इस युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज का अंत कैसे हुआ, इस पर इतिहासकारों के बीच कई मतभेद है। इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज की मृत्यु के मत में पहला मत है, गौरी ने कर दी थी। यह मृत्यु तराइन के द्वितीय युद्ध के समय ही गौरी द्वारा कर दी गई थी। सबसे प्राचीन प्रचलित यह मत है। तराइन के दूसरे युद्ध में हार के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। वहां उसने पृथ्वीराज को कैद में रखा और क्रूरता से उसकी आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया। यह बात पृथ्वीराज के दरबारी कवि और मित्र चंद्रबदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में भी मिलती है। कहा जाता है कि अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज ने चंद्रबदाई की मदद से शब्दवेदी बाण चलाकर गौरी को मार डाला और फिर दोनों ने एक दूसरे को मारकर अपने जीवन का अंत कर दिया, ताकि वे दुश्मनों के हाथों न मर सके। लेकिन मत दूसरा कहता है कि युद्ध में ही उनकी मृत्यु हुई थी। कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते कि उनका कहना है कि पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के दौरान में ही हो गई थी। वे मानते हैं कि गौरी ने युद्ध के तुरंत बाद ही पृथ्वीराज को मार दिया और उन्हें बंदी बनाकर गजनी नहीं ले गया। इस मत का समर्थन करने वाले इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, जिसमें कवियों ने बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे भी हुई हो, यह सच है कि उनके जाने के बाद भारत में साम्राज्य का पतन हो गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भी मोहम्मद गौरी ने 1192 के पश्चात भारत पर कई आक्रमण किए और अंततः 1206 में भारत से लौटते समय उसकी रास्ते में हत्या कर दी गई, ऐसा इतिहास में वर्णन आता है। धन्यवाद।